विच इज टैक्स इनवॉइस। मैं बता दूं इस बैच के बारे में आपको, तो हमारा ये जो चैप्टर है टैक्स इनवॉइस 11वां चैप्टर है ना। हमने उत्कर्ष बैच अभी हमारा जो चल रहा है ये उत्कर्ष बैच है। जो बच्चे आज पहली बार ही आए हैं उनको बता देता हूँ ये बैच है क्या। उत्कर्ष बैच हमने स्टार्ट किया था 1 जनवरी से। हमने बोला था कि हम आपको सारे चैप्टर कराएंगे जीएसटी के फॉर इंटरमीडिएट एंड फाइनल लेवल, और मैंने बोला था मैं बुक भी रिलीज करूंगा। इस साल की मैंने अमेंडेड बुक रिलीज कर दी है फॉर इंटरमीडिएट। इसका नाम है जीएसटी 360। ठीक है, जीएसटी 360 एक ऐसी किताब है जिसके अंदर आपका पूरा जीएसटी कवर है इन 150 पेजेस ओनली, है ना, फॉर इंटरमीडिएट लेवल। ठीक है जी। अच्छा, इस किताब के हिसाब से हम लोग सारी पढ़ाई कर रहे हैं। अभी तक हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 ये चैप्टर देख लिए, 9वां हमने होल्ड पे रखा, 10वां हम देख चुके। आज हम लोग 11वां चैप्टर कर रहे हैं बेटा। इसके अंदर हैंड रिटन नोट्स हैं आपके, किताब के अंदर सारी चीजें बहुत डिटेल में हैं। ये कौन सा बुक है इसमें क्वेश्चंस नहीं है, ये मैं पहले क्लियर कर दूं। इट इज कौन सा बुक। अगर आपको बाय करना है तो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से बाय कर सकते हो। नहीं करना हो तो स्क्रीन के ऊपर देख देख के भी आप चीजों को कर सकते हो मेरे साथ ही साथ। ठीक है, चलो हम लोग वापस इस 31 पेज नंबर पे आ जाते हैं और हम लोग स्टार्ट करते हैं टैक्स इनवॉइस। तो बेटा टैक्स इनवॉइस जो चैप्टर है ना वो काफी ईजी चैप्टर है। हालांकि ये टैक्स इनवॉइस जो चैप्टर है ये हमारा होना चाहिए था टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ में, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ में भी मैंने आपको इसकी प्रोविजंस बताई हैं। बट क्योंकि ये सेपरेट चैप्टर है इसी वजह से मैं आपको अलग से करा रहा हूँ, अन्यथा इसकी प्रोविजंस ज्यादातर हम लोग टाइम ऑफ सप्लाई में डिस्कस कर चुके हैं, टीवीएस में कर चुके हैं। तो हम लोग ज्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे इस चैप्टर में। रीजन बिंग दैट कि ये टीवीएस वाले चैप्टर में डिस्कस हो ही चुका है ऑलरेडी, है ना। हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि इस चैप्टर की प्रोविजंस क्या क्या है और हमें कब कब इनवॉइस बनानी चाहिए, कब कब नहीं बनानी चाहिए, ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी बेटा कर चुके हैं डिस्कस। इसी वजह से बोल रहा हूँ यहाँ ज्यादा टाइम हम लोग वेस्ट नहीं करने वाले हैं। चलो आओ हम लोग फटाफट टाइम लिमिट वही देखते हैं जो हमने पहले पढ़ा था। मैंने आपको उस समय भी बताया था, अगर आपकी नॉर्मल सप्लाई है, मतलब नॉर्मल सप्लाई का मतलब कोई स्पेशल केस नहीं, स्पेशल केस दो है, कंटिन्यूअस और आपका सेल ऑन अप्रूवल बेसिस, उनको छोड़ दीजिए। नॉर्मल सप्लाई है, नॉर्मल सप्लाई में अगर मूवमेंट है तो बेटा रिमूव करने से पहले आपको बनाना पड़ेगा इनवॉइस। मान लो मूवमेंट है का मतलब अगर ये बोतल मैंने किसी को डिलीवरी करनी है, किसी के घर पे जाएगी ये बोतल, तो अगर मेरी फैक्ट्री से निकल के पैक होके जो जा रही है, निकलने से पहले इसके ऊपर बिल चिपक जाना चाहिए जब ये बोतल निकलेगी मेरे फैक्ट्री वेयर हाउस जहां से भी आप समझ लो। ठीक है, तो अगर डिलीवरी है मतलब मूवमेंट है तो बेटा वहां पे फिर रिमूवल ऑफ द गुड्स से पहले इनवॉइस या उस समय बन जानी चाहिए। लेकिन अगर मूवमेंट नहीं है, मान लो मेरी शॉप है और मेरे पास कोई इंसान सामान खरीदने आता है, तो मैं इनवॉइस कब बनाऊंगा? कॉमन सेंस यूज करोगे तो भी पता चल जाएगा। इनवॉइस आप जब बनाओगे जब वो आपके पास सामान खरीदने आता है, जब आप उसको सामान देते हो, डिलीवरी ऑफ द आइटम और द गुड्स। ठीक है, तो यहाँ लिखा है डिलीवरी टाइम। तो हम लोग पहले गुड्स की बात कर रहे हैं, यहाँ सर्विसेज की बात बाद में करेंगे अभी। ठीक है, चलो आगे देखो। कंटिन्यूस सप्लाई, अगर कंटिन्यूस सप्लाई का मतलब क्या होता है? दिस इज सब्सक्रिप्शन मॉडल। व्हाट इज सब्सक्रिप्शन मॉडल? सब्सक्रिप्शन मॉडल का मतलब क्या है बेटा कि हमने किसी को बोल दिया कि आप ये सामान हमें डेली देके जाया करो और पेमेंट इकट्ठी लिया करो, या तो मंथली या तो वीकली, जैसे भी आपको सही लगे आप ले ले करो, लेकिन ये सामान हमें डेली चाहिए। दिस इज नोन एज सब्सक्रिप्शन मॉडल। अब सब्सक्रिप्शन मॉडल के अंदर आपको इनवॉइस कब बना देनी है? बिफोर और एट द टाइम ऑफ ईच सक्सेसिव पेमेंट या स्टेटमेंट। पेमेंट या स्टेटमेंट, सक्सेसिव पेमेंट स्टेटमेंट का मतलब या तो आप मुझे पैसा दे दो या तो आप बिल जनरेट करके दे दो, दोनों में से जो भी बेटा पहले हो जाएगा वो आपको इनवॉइस बनाने की डेट बता देगा। जैसे मान लो मैंने ये बोतल आपको बोला कि आप मुझे डेली देके जाया करो, मुझे पानी की जरूरत है, बट इसके पैसे जो है आप मेरे से ले ले करो हर 15 दिन में। आपने बोला लेकिन पैसे तो मैं 15 दिन में लूंगा हर, लेकिन मैं बिल आपको हर हफ्ते बना के दूंगा। तो इनवॉइस बनाने का समय क्या हो गया? हर हफ्ते हो गया, क्योंकि जब बिल का मतलब इनवॉइस ही तो हुआ। तो या तो आप स्टेटमेंट मतलब बिल बना के दे रहे हो पहले या तो पेमेंट कर रहे हो, दोनों में से जो भी चीज है उसी समय पे जो भी पहले फॉल होगा हो जाना चाहिए इनवॉइस क्रिएशन। समझे? ओके सर। इसके बाद रिटर्न या अप्रूवल बेसिस के ऊपर अगर आप सामान बेचते हो तो हमारा रूल ये कहता है कि अगर आपने किसी को अप्रूवल पे सामान बेचा है तो 6 महीने तक उससे अप्रूवल हाँ या ना ले लो। अगर हाँ या ना 6 महीने तक भी नहीं आता तो फिर आपको ना ही मानना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा अलग सिनेरियो है। यहाँ पे ये है या तो अप्रूवल आ जाए या तो 6 महीने फ्रॉम रिमूवल बीत जाए, आपको इनवॉइस बना करके देना पड़ेगा। मतलब कहने का यही है कि मान लो मैंने आज सामान अपनी फैक्ट्री से निकाल दिया अप्रूवल पे, तो मुझे आज इनवॉइस बनाने की जरूरत नहीं है। हो सकता है कि मुझे 15 दिन बाद अप्रूवल मिल जाए, हो सकता है 30 दिन बाद मिल जाए। तो जब भी अप्रूवल मिलेगा तो वो डेट या तो जिस दिन से सामान निकाला है उस दिन से 6 महीना जो भी पहले आता है उस दिन मुझे इनवॉइस बनाना पड़ेगा। ये सारी चीजें हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं टीओएस में। अब सर्विस पे आ जाओ।
सर्विस में बेटा लिखा हुआ है अगर आपका एनबीएफसी बैंक या इंश्योरेंस कंपनी है तो 45 दिन, नॉर्मल केस के अंदर 30 दिन है। मतलब आपने जब भी एसओएस दिया, सप्लाई और सर्विस किया, उससे 30 दिन या 45 दिन का समय आपको अलाउ किया जाएगा इनवॉइस बनाने के लिए। जैसे मैंने आपको कोचिंग की सर्विस, ट्यूटर की सर्विस दी, तो बेटा 30 दिन तक मैं आपको पढ़ाने के बाद भी, मतलब 30वें दिन तक आपकी इनवॉइस बना सकता हूँ। ठीक है, अगर मैं एनबीएफसी या बैंक हूं तो 45 दिन का समय मेरे को मिलेगा। ठीक है जी, समझ में आई बात? हाँ सर समझ में, यहाँ तक बात हमको आ गई। ठीक है जी, ओके। ये स्क्रीन पे क्या चीज आ गई यार? चलो यहाँ तक क्लियर हुई बात? हाँ सर यहाँ तक क्लियर हो गई बात। आगे देख लेते हैं। आगे हमारे पास क्या है? सर्विसेज के केस के अंदर आगे हमारे पास ये है, अगर हम लोग कंटेनर सप्लाई सर्विस के लिए, तो कंटेनर सप्लाई सर्विस के लेने का मतलब ये है, जैसे मान लो कोई आपके पास टीचर आता है घर पे, वो क्या करता है, कंटेनर सर्विस दे रहा है आपको। आपने बोला कि क्या नाम है, आप मुझे डेली आप मुझे डेली आके चेस सिखाओ। ठीक है, अगर आपको पता है कि वो चेस सिखा रहा है आपको और आपको ड्यू डेट पता है, उसने बोला आप मुझे मंथली पेमेंट करना, तो बेटा फिर वो मंथ खत्म होने से पहले, बिफोर ड्यू डेट आपको इनवॉइस बनानी पड़ेगी। तो कहीं ना कहीं नॉर्मल केस ही हो गया, है ना? ठीक है। और अगर आपको पेमेंट डेट नहीं पता, मैंने आपको बोला कि मैं आपको चेस सिखा रहा हूँ, लेकिन ये चेस मैं आपको जब तक सिखाऊंगा जब तक आपको आ नहीं जाता, तो आपको पेमेंट की डेट पता नहीं है अभी, है ना? हो सकता है आप 15 दिन में सीख जाओ, 20 दिन में सीख जाओ, 25 दिन में सीख जाओ। तो जब आप सीख जाओगे, जब आप मेरे को पैसे देना, तो जिस दिन आप मुझे पैसे दोगे, क्योंकि ड्यू डेट नहीं पता, असरटेनेबल नहीं है, तो ड्यू डेट पता नहीं है, तो पेमेंट डेट को ही माना जाएगा इनवॉइस डेट। ठीक है, लेकिन मैंने आपको बोला मैं आपको चेस सिखाऊंगा वर्ल्ड चैंपियनशिप तक, जब तक वो नहीं होती, और अभी हमें पता नहीं है उसकी डेट कब अनाउंस होगी, कब होगी वो, कब नहीं होगी। तो ये लिंक्ड हो गया एक इवेंट से, वर्ल्ड चैंपियनशिप एक इवेंट है। तो इवेंट से अब मेरी पेमेंट लिंक्ड हो गई कि जब वो इवेंट होगा जब भी आप मुझे पेमेंट करोगे, है ना? तो बेसिकली बेटा इस सिनेरियो के अंदर आपको इनवॉइस बनना चाहिए जब वो इवेंट हैपन हो जाएगा, जब कंप्लीशन डेट आपकी आ जाएगी। समझ गए तीनों चीजें? हाँ सर समझ में आ गया। अब हमारे पास अगला टॉपिक है ई इनवॉइस। अब बेटा देखो, सरकार बोलती है आपको इनवॉइस फिजिकल से आपको ट्रांजिशन करना चाहिए ई इनवॉइस में, इलेक्ट्रॉनिक इनवॉइस में, पीडीएफ वाली इनवॉइस में, है ना? तो ये लेकिन सबके लिए नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के लिए मैंडेटरी है, जैसे जिनका एटीओ 5 करोड़ से FY 17-18 में से किसी भी साल में, मतलब 17-18 FY से लेके अभी जो चल रहा है हमारा 24-25, कोई से भी साल में अगर आपका एग्रीगेट टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा है, कोई से भी साल में, तो बेटा उस सिनेरियो में आपको फिर ई इनवॉइसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन एक बात याद रखना, ई इनवॉइस एप्लीकेबल सब बिजनेस पे नहीं है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ कुछ इसके एग्जामेशन में भी है, जैसे एनबीएफसी, एफआई और इंश्योरेंस कंपनी, इनको ये करने की जरूरत नहीं है चाहे कितने का टर्नओवर हो। ट्रांसपोर्टेशन करते हो जीटीए के थ्रू करते हो, अगर आप जीटीए हो मतलब, तो आपको ई इनवॉइस करने की जरूरत नहीं है। अदर देन जीटीए करते हो, अदर देन जीटीए गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करते हो, तो बेटा उस सिनेरियो में आपको ई इनवॉइस करने की जरूरत है, अगर आपका एटीओ 5 करोड़ से ज्यादा चला जाता है तो। ये भी आपको याद रखना, जीटीए होते कौन है, मैंने आपको आरसीएम चार्ज और जीएसटी में समझाया था। अब अगली बार एग्जामेशन अंडर जीएसटी में समझाऊंगा, एग्जामेशन वाले चैप्टर में। अगर आपको अभी समझना है तो आप जाके चार्ज अंडर जीएसटी वाला चैप्टर देख सकते हैं, उसके अंदर आपको ये बात मिल जाएगी कि जीटीए कौन होते हैं। अच्छा, पैसेंजर, अगर आप ट्रांसपोर्टेशन करते हो पैसेंजर्स का, तो आप कोई भी रजिस्टर्ड पर्सन हो उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रजिस्टर्ड पर्सन होने का जरूरी है यहाँ पे। अगर आप पीओ अनरजिस्टर्ड पर्सन हो, तो उस सिनेरियो के अंदर फिर आपके ऊपर ही 5 करोड़ वाली लिमिट अप्लाई होगी। सेल्स यूनिट को ये काम करने की जरूरत नहीं है, आप जानते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो बेसिकली जीएसटी से फ्री है, क्योंकि स्पेशल इकोनॉमिक जोन से जो भी सप्लाई करी जाती है उसे एक्सपोर्ट माना जाता है, और एक्सपोर्ट के ऊपर जीएसटी लगता ही नहीं है। अच्छा, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, लोकल अथॉरिटी कोई भी हो यार, उसके ऊपर ये लिमिट अप्लाई नहीं होती है। अच्छा, एसएस बाय वे ऑफ एडमिशन टू एग्जीबिशन ऑफ सिनेमेटोग्राफिक फिल्म्स इन मल्टीप्लेक्स। तो मल्टीप्लेक्स में अगर आप ऐसी कोई भी पिक्चर दिखा रहे हो, मल्टीप्लेक्स ये बात याद रखना, ठीक है? मल्टीप्लेक्स मतलब वहां पे आपके साथ साथ और भी बहुत सारे यूनिट्स हैं, सिंगल यूनिट नहीं होनी चाहिए। अगर आपके पास सिंगल यूनिट है तो ये चीज अप्लाई नहीं होती, मल्टीप्लेक्स है तो अप्लाई होती है। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हमारे पास सेक्शन नंबर 31 तो ऊपर भी था, एक और दो था, अभी हमारे पास नीचे आ जाएगा 3। अगर आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाना चाहें तो सर मेरी सप्लाई जो होती है ना बहुत छोटी छोटी होती है। अगर जीएसटी के रूल्स के हिसाब से मैं बार बार इनवॉइस बनाता रहूंगा तो काम कब करूंगा? मेरी मान लो मैंने टॉफी बेच दी 10 रुपए 20 रुपए की, है ना? तो अगर आपने बोला कि जैसे मेरी दुकान पे कोई सामान खरीदने आया, तो अगर आपने बोला ये कि रिमूवल से पहले इनवॉइस बन जानी चाहिए, वो भी जीएसटी वाली, तो मैं कैसे बनाऊंगा सर? मेरे लिए तो काफी कठिन है। मैं दिन भर में इतनी सारी 10-10 रुपए की 100 टॉफी बेच रहा हूँ मान लो फॉर एन एग्जाम्पल, तो भी मेरे लिए इनवॉइस बनाना हर एक सप्लाई के बाद कठिन है। सरकार ने बोला बेटा रोने की जरूरत नहीं है,
आपके पास सेक्शन नंबर 31(3)(b है। आप क्या करो, कंसोलिडेटेड इनवॉइस बनाओ। कंसोलिडेटेड इनवॉइस का मतलब अगर आपका वीओएस 200 से कम है, 200 से कम है, तो आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकते हो। मतलब दिन के अंत में केवल एक इनवॉइस बनाओ जिसके अंदर फुल अमाउंट दिखा दो। धांधली मत करना, बस धांधली नहीं करना, क्योंकि रिपोर्टिंग पूरी करनी है इसमें भी। ठीक है। अच्छा, इसमें एक्सक्लूडिंग करना पड़ेगा क्या? अगर मान लो आर ने बोला कि भाई इनवॉइस दे, तो बेटा फिर तो आपको इनवॉइस बना के देनी पड़ेगी। फिर आप कंसोलिडेटेड इनवॉइस नहीं बना सकते पर्टिकुलर उस सप्लाई की। जैसे मान लो मैंने क्या किया, मैंने 100 सप्लाई करी, 100 में से 2 लोगों ने मेरे से बिल मांग लिया, मतलब इनवॉइस मांग ली जीएसटी वाली, तो बेटा उनको मुझे देना पड़ेगा। हाँ, स्टिल मैं 98 इनवॉइस की अभी भी कंसोलिडेटेड इनवॉइस बना सकता हूँ। अब दूसरा केस जहां पे आर इज रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि 98 वाले भी अनरजिस्टर्ड होने चाहिए, क्योंकि अगर वो रजिस्टर्ड होगा तो वो आईटीसी भी क्लेम करेगा फ्यूचर में। जब वो आईटीसी क्लेम करेगा तो अगेन मुझे उसको इनवॉइस बना के तुरंत देना पड़ेगा। तो बेटा मैं फिर खाली है उनके लिए कर सकता हूँ जो कि एक तो अनरजिस्टर्ड हो, और दूसरी बात जो आईटीसी क्लेम ना करते हो, है ना, वही बात है कुल मिला के, और जिनको इनवॉइस नहीं चाहिए, तो मैं केवल उनके लिए ही कर सकता हूँ। अच्छा, रिवाइज इनवॉइस भी कुछ होती है बेटा, ये भी आपको पता होना चाहिए। देखो 13(3)(b पहले बताया, 13(3)(a बाद में, ऐसा क्यों? बेटा उसका कारण यही है कि मैंने आपको ये बात बाद में बताई है, उसमें आप टेंशन ना ले। ठीक है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। रिवाइज इनवाइस आप देख लीजिए, रिवाइज इनवाइस होती क्या है। देखो बेटा, रजिस्ट्रेशन वाले चैप्टर में भी मैंने आपको इफेक्टिव डेट वाला कुछ बताया था, है ना, याद होगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बताऊंगा, आपको याद आ जाएगा। इसमें क्या है, हमारे पास रूल नंबर 53(2) भी है। तो हमें सेक्शन नंबर 31(3)(a) पढ़ना है विद रूल नंबर 53(2). हालांकि आपको एक बात और याद रखना है बेटा कि यहाँ पे ये 13(3)(c) है, बी नहीं होना चाहिए, 13(3)(c) है ये। तो ये बी लिख दिया है, बट ये सी होना चाहिए, है ना, तो आप इसको सी कर लेना। ये हमारे पास जो है ये 13(3)(c) होना चाहिए, बिल ऑफ सप्लाई। नोट्स में करेक्ट कर लेना है इसको, है ना, कभी कभी गड़बड़ हो जाती है, कोई बात नहीं। 13(3)(a) देखो पहले, रिवाइज इनवाइस। व्हेन इफेक्टिव डेट इज अर्लियर देन द issuance date, supplies made within such period will be subject to the issuance of revised invoice within a period of 30 days from issuance date as। देखो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे बात क्या है, मेन बात क्या है यहाँ पे। मेन बात बेटा आपके पास इस वाले सेक्शन के अंदर ये पड़ती है कि अगर मान लो यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है, ठीक है, यहाँ पे एक रजिस्टर्ड पर्सन है जो अभी अभी फ्रेश रजिस्ट्रेशन जिसने लिया है, तो एक महीने के अंदर अंदर जो उसका इश्यूएंस सर्टिफिकेट आया, उसके एक महीने के अंदर अंदर उसको रिवाइज इनवाइस इशू करना पड़ेगा उन सभी लोगों को, मतलब जिनको उसने सेल किया है, क्योंकि अब उसका इफेक्टिव रजिस्ट्रेशन का डेट इश्यूएंस डेट से पहले का हो गया है। आप मेरी बात समझना, जैसे मान लो मुझे रजिस्ट्रेशन जो मिला उसका इफेक्टिव डेट हो गया 5 तारीख, कितना हो गया, फॉर एग्जाम्पल मान लेते हैं मेरा डेट हो गया 5 अगस्त। ठीक है, इफेक्टिव डेट 5 अगस्त हो गया, रजिस्ट्रेशन मतलब मुझे इस दिन से अप्लाई हो गया। अब मैंने मान लो 5, मुझे तो पता नहीं था, जब तक नंबर नहीं आएगा, सर्टिफिकेट नहीं आएगा, तो मुझे पता नहीं चलेगा। अब 5 अगस्त से लेके मान लो मैंने सप्लाई करा लोगों को, जब तक मैंने जो इनवॉइस बनाया वो अलग था, अब मेरा रजिस्ट्रेशन आ गया तो मुझे सबको रिवाइज नया इनवॉइस देना पड़ेगा, अर्लियर देन द इश्यूएंस डेट ऑफ इनवॉइस बेसिकली। तो आपने जो इशू किया इनवॉइस उसके पहले का अगर इफेक्टिव डेट आ गया है, तो आपको जो भी उस पीरियड में आपने इनवॉइस इशू किया होगा, आपको रिवाइज इनवॉइस करना पड़ेगा 30 दिन के अंदर अंदर इशू। ठीक है, रूल नंबर 53 क्या कहता है, रजिस्टर्ड पर्सन, अनरजिस्टर्ड पर्सन, अगर रजिस्टर्ड पर्सन को किया है इंडिविजुअल टैक्स इनवॉइस टू बी इशूड, अगर किसी रजिस्टर्ड पर्सन को सप्लाई किया है तो उनको रिवाइज इनवॉइस जो है वो सबको अलग अलग करना पड़ेगा आपको। अगर वो इंसान क्या था, रिसिपिएंट जो आपका था वो रजिस्टर्ड पर्सन था, अगर आपका रिसिपिएंट अनरजिस्टर्ड पर्सन था, इंटरस्टेट सप्लाई तो नहीं थी, देखोगे इंटरस्टेट सप्लाई थी, क्या वैल्यू ऑफ सप्लाई उसकी 2.5 लाख से ज्यादा थी, अगर थी तो फिर भाई इंडिविजुअल इनवाइस बना करके देना पड़ेगा रिवाइज वाला। अगर नहीं थी तो सेपरेट कंसोलिडेटेड इनवाइस इशूड फॉर सप्लाई, मतलब बाकी जितने भी लोग हैं उन सबका कंसोलिडेट करके एक रिवाइज इनवाइस आप पोर्टल पे चढ़ा सकते हैं, सबको अलग अलग देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अलग अलग कब देना पड़ेगा, या तो वैल्यू ऑफ सप्लाई 2.5 लाख थी, या तो उसका इंटरस्टेट था, है ना। देखो अगर इंटरस्टेट था तो उसमें भी सवाल है कि वीओएस की वैल्यू यस या नो 2.5 लाख थी या नहीं थी। अगर वीओएस इंटरस्टेट होने के बाद भी 2.5 लाख से कम था तो उसमें भी बनाने की जरूरत नहीं है। ये छोटी छोटी बातें ना एमसीक्यू के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, फाइनल वाले बच्चों के लिए तो और ज्यादा। समझे? हाँ सर, समझ में आ गया। इसके बाद 31C, क्या बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा, इनवॉइस नहीं बना सकते आप। आपको पता है इनवॉइस कौन कौन नहीं बना सकता, एक तो कंपोजिशन डीलर और एक एग्जाम सप्लाई है एसओएस या एफओजी जो कर रहा है। ठीक है, अच्छा जी, ओके, हमें यहाँ पे बात समझ में आ गई। इसके बाद
रूल नंबर 49 यहाँ पे है, ओके। यहाँ पे 31(3)(d) एडवांस रिसीट ऑन इवेंट ऑफ एडवांस रिसीट फॉर एसओजी एसओएस रिसीट वाउचर और एनी अदर डॉक्यूमेंट वुड बी इशूड टू द डॉक्यूमेंट सॉरी टू डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड एविडेंस सच एडवांस। ये बात आपको याद रखनी है कि टैक्स इनवाइस तो इशू नहीं कर सकते हैं हम, वो तो हम जब ही करेंगे जब हमको पूरा का पूरा हमने काम खत्म कर दिया। लेकिन एडवांस के लिए आप वाउचर इशू कर सकते हो जो उस एडवांस रिसीट को डॉक्यूमेंट करे। डॉक्यूमेंट करने का मतलब क्या है, मतलब उसको रिकॉर्ड तो करोगे ना, एटलीस्ट आप रिकॉर्ड तो करोगे ना कि आपको एडवांस मिला है, तो वो एडवांस रिकॉर्ड करने के लिए आपको वाउचर के रूप में उसको रिकॉर्ड करना पड़ेगा। अच्छा, फर्दर सप्लाई अगर आपने उसके बाद करी है तो ओके, फिर तो कुछ नहीं करना पड़ेगा। अगर नहीं करी तो रिफंड वाउचर इशू करना पड़ेगा 31(3)(e) के हिसाब से। समझे मेरी बात को। रिफंड वाउचर मतलब मान लो उसने एडवांस दिया आपको 500 रुपए, या मान लो आपने मुझे 500 रुपए का एडवांस दिया, नहीं 500 नहीं है, इतना सस्ता तो मैं नहीं हूँ, 5,000 रुपए का आपने क्लास बुक कराया और फिर आपने मेरे से डेमो लिया 7 दिन। फिर आपने देखा कि यार ये टीचर तो केवल पढ़ाता है, हमें तो मौज मस्ती ही चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे, देखो मैं आपको नहीं बोल रहा, वैसे जनरली बता रहा हूँ, बहुत बच्चों को मौज मस्ती क्लास में चाहिए होती है, बट वो ये समझते ही नहीं कि हमें सीरियस होने की जरूरत है, हम बड़े हो गए, 11वीं 12वीं में नहीं रहे, अब हम लोग बड़े लेवल पे आ गए। फाइनल वाले बच्चों को मौज मस्ती चाहिए, बताओ यहाँ पे। हाँ देना। इसलिए उन्होंने मान लो क्लास बुक कराई 5,000 रुपए देके, फिर उन्होंने बोला वैसे मैं रिफंड नहीं करता हूँ पैसे, में बता दो रिफंड पॉलिसी हमारी नहीं है। बट मान लो उसने मेरे को फिर भी बोल दिया कि यार मुझे नहीं लेना, बहसबाजी भी कुछ हो गई, तो मैंने बोला चल यार इससे कौन मतलब बची गया, 5,000 इसके वापस कर दो। तो जब मैंने एडवांस 5,000 का रिसीव किया था, तो मैंने एक वाउचर तो इशू किया होगा, क्योंकि मैं टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर पाया था। अब अगर ये मेरे से क्लास ले लेता तो मैं इसको टीआई दे देता, लेकिन क्योंकि क्लास नहीं ली तो मैं अब रिफंड वाउचर इशू इसको कर दूंगा। वो 31(3)(e) के हिसाब से होगा, ये डी की बात थी। समझे? हाँ सर, समझ में आ गया। इसके बाद 31(3)(f) या जी क्या बोलता है, रेसिपिएंट ऑफ आरसीएम सप्लाई। आरसीएम में क्या होगा, टैक्स इनवॉइस एंड जीएसबी रिसीव्ड जब मिलेगा, जब इशू करना है। पेमेंट वाउचर व्हेन पेमेंट मेड, तो ये दो चीजें करना पड़ेगा रूल पावर के हिसाब से। समझे? ओके सर, हमको समझ में आ गया। प्रोहिबिशन ऑफ अनऑथराइज्ड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ये बात तो आपको पता ही है कि एक इंसान जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है वो टैक्स की कलेक्शन नहीं कर सकता, ये मैंने आपको बताया था। एक कंपोजिशन क्या जीएसटी कलेक्ट कर सकता है? नहीं कर सकता। अनलिस्टेड पर्सन हो, अनलिस्टेड पर्सन कैन नॉट कलेक्ट टैक्स फॉर एनी सप्लाई ऑफ एसओजी और एसओएस, ये मैंने आपको बताया हुआ है। या आप एक ऐसा इंसान हो जिसमें जीएसटी आप लगाते नहीं, बिल ऑफ सप्लाई इशू करते हो, तो भी आप जीएसटी कलेक्ट नहीं कर सकते। अच्छा, अमाउंट ऑफ टैक्स इन इनवॉइसेस एंड डॉक्यूमेंट, सेक्शन नंबर 33 क्या बोलता है, टैक्स इंडिकेशन। आपको इनवॉइस में ये बताना पड़ेगा, क्लियरली मेंशन द टैक्स अमाउंट इन द टैक्स इनवॉइस और सिमिलर डॉक्यूमेंट्स। आपको क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा। जैसे 500 रुपए का सामान था, उसमें आपने जीएसटी लगाया 18%, तो आपको क्लियरली बताना पड़ेगा 18% कितना आया। ऐसे नहीं चलेगा काम, बताना पड़ेगा। ऐसा भी नहीं कि आप 600 लिख दो, ब्रैकेट में लिख दो इंक्लूसिव जीएसटी, ना बाबा, को पूरा बताना पड़ेगा। टैक्स इन अमाउंट टोटल प्राइस का एज अ पार्ट शो करना पड़ेगा। अच्छा, इसमें क्रेडिट एंड डेबिट नोट्स वाला भी है। यहाँ पे देखो इश्यू ऑफ क्रेडिट नोट का क्या कंडीशन है, इफ द टैक्सेबल वैल्यू और टैक्स चार्ज इन इनवॉइस एक्सीड्स द एक्चुअल टैक्स पेबल और गुड्स रिटर्न बाय द रेसिपिएंट। देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है आपके लिए, टैक्सेबल वैल्यू मतलब वीओएस जो है ना, इज इन इनवॉइस एक्सीड द एक्चुअल टैक्स पेबल, मतलब आपने सामान का जो इनवॉइस बनाया वो 5,000 था, ठीक है, टैक्सेबल वैल्यू भी 5,000 था, लेकिन इनवॉइस वैल्यू 6,000 हो गया। तो बेटा जहां पे एक्सीड हो जाएगा तो आप क्रेडिट नोट इश्यू करोगे एक्स्ट्रा पेमेंट के लिए, या तो उसने सामान रिटर्न किया हो या डेफिशिएंट आए हो, तो आप उसको एज अ मान लो कस्टमर सेटिस्फेक्शन कुछ वाउचर इशू करके बोलोगे कि भैया ये लो आप 100 रुपए का वाउचर ले लो हमारी दुकान से, बाद में कोई आके सामान आप ले जाना इतनी वैल्यू का। द सप्लायर कैन इशू वन और मोर क्रेडिट नोट फॉर सप्लाई मेड विद इन अ फाइनेंशियल ईयर, ओके। The credit note must be declared in GST or one return for the month it is issued. Okay. Time limit. Credit notes must be issued by 30th November following the end of financial year in which the supply was made or the due date of the annual return whichever is earlier. ये बात आपको ध्यान रखनी है। Adjustment. Tax liability is adjusted based on the credit note. No reduction is allowed if the tax incidence has been passed to another person. मतलब अगर मान लो आपने सेल किया और दूसरे बंदे ने उसका आईटीसी क्लेम कर लिया, तो बेटा फिर उस केस के अंदर कोई भी रिडक्शन आपको अलाउ नहीं किया जाएगा। तो यार आप पहले ही ये चीज देख लेना। समझ गया आपको बात? हाँ सर। अच्छा, डेबिट नोट की बात करी जाए, इफ टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द टैक्स चार्ज इन इनवॉइस इज लेस देन द एक्चुअल टैक्स पेबल, है ना, मान लो इनवॉइस बनी 4,000 की बट वैल्यू 2,000 रुपए की थी,
तो फिर 2000 वो आपको एक्स्ट्रा देगा तो डेबिट नोट बनेगा। तो सप्लायर मस्ट इश्यू वन और मोर डेबिट नोट, दो से भी ज्यादा कर सकते हो ना। फाइनल वाले बच्चों के लिए तो डेबिट नोट क्रेडिट नोट अलग से चैप्टर है। इंटर वाले बच्चों के लिए केवल इतनी सी बात ही है, इसी चैप्टर में पढ़ना है जो पढ़ना है। अच्छा, द डेबिट नोट मस्ट बी डिक्लेयर इन जीएसटीआर 1 फॉर द मंथ इट इज इशूड। अ डेबिट नोट इंक्लूड्स अ सप्लीमेंट्री इनवॉइस, ठीक है, सप्लीमेंट्री इनवॉइस इशू करोगे तो वो भी इसमें ही आएगा। अच्छा, कंटेंट ऑफ टैक्स इनवॉइस आप जानते ही हो, वो बात आप ध्यान रखना, उसमें कोई बात है नहीं मुझे बताने की कि क्या क्या चीजें आएंगी, बस एक बार आप पढ़ लेना, ठीक है। हाँ, और ये वेरी इंपॉर्टेंट है क्यूआर कोड, ये नया ऐड हुआ है क्योंकि ये पढ़ लेना यार, है ना, ये पढ़ लेना, मुझे जरूरत नहीं है इसको बताने की आपको, ठीक है। अच्छा, मैनर ऑफ टैक्स इनवॉइस, अब हम लोग मैनर पे आ गए बेटा, सेक्शन नंबर सॉरी रूल नंबर 48 के ऊपर। एसओएस और एसओजी, एसओएस डुप्लीकेट कॉपी में बनाई जाएंगी, एक ओरिजिनल और एक डुप्लीकेट, ओरिजिनल सप्लायर के पास और रेसिपिएंट के पास डुप्लीकेट जाएगा। लेकिन एसओजी ट्रिप्लीकेट कॉपी में बनाया जाता है, मतलब 3 इनवॉइस बनाया जाता है, एक ओरिजिनल वाला रेसिपिएंट के पास जाता है, डुप्लीकेट ट्रांसपोर्टर के पास जाता है, जो सामान को जैसे जीटीए सामान लेके जो जाता है उसके पास, और ट्रिप्लीकेट कॉपी सप्लायर के पास रहती है, ठीक है, तीसरी कॉपी। इसके रूल्स क्या हैं? बिल ऑफ सप्लाई का रूल, रिफंड वाउचर का रूल है ना, ये वाले रूल आप खुद ही पढ़ लोगे, मुझे लगता नहीं है इसमें कुछ मुझे बताने की जरूरत है। रूल नंबर 49, 50, 51, 52 मैंने आपको ऊपर कवर करा दिए हैं, मैं आपको बता देता हूँ कहाँ का, देखो। रूल नंबर 49, रूल नंबर 51, रूल नंबर 52, ये मैंने आपको सब बता दिया है, ऊपर वाली बात ही यहाँ पे लिखी है, आप चाहो तो पढ़ लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। इसके बाद टैक्स इनवॉइस इन स्पेशल केसेस, रूल नंबर 54 भी पढ़ा देता हूँ मैं आपको। रूल नंबर 54 करते हैं, हमारा चैप्टर समाप्त हो जाएगा। आईएसडी के केस के अंदर आपको सप्लायर इन्फॉर्मेशन तो लिखनी ही है, आपको एक इनवॉइस नंबर वो भी लिखना पड़ेगा, रेट ऑफ इशू, रेसिपिएंट इन्फॉर्मेशन, अमाउंट ऑफ क्रेडिट भी लिखना पड़ेगा, सिग्नेचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर और ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव। हालांकि मुझे ये भी बताने की जरूरत नहीं है क्योंकि यार ये कॉमन चीज है, बट रूल नंबर 54 में अलग से दिया है इसलिए मैंने डाल दिया। आप पढ़ लेना यार, मुझे लगता नहीं है कि इसके अंदर आपको कुछ पढ़ाने की जरूरत है। चैप्टर हो गया हमारा खत्म, नियर बाय मैंने आधे घंटे में चैप्टर खत्म करा दिया टैक्स इनवॉइस, ठीक है। चलो आज की क्लास यहीं तक रखते हैं। कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल, आप लोग में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वीडियो देखते हैं, पसंद करते हो, कमेंट करते हो, डाउट भी पूछते हो, बट चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते, ना ही वीडियो को शेयर करते। यार कम से कम आपकी शेयर करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है। वी आर एट द एज ऑफ कंप्लीटिंग द सिलेबस फॉर यू। देखो मैंने आपके लिए कितने एफर्ट डाल के हर एक चीज कवर कराई, एंड डोंट वरी, एग्जाम्स के बाद में मैं आपको पूरा तैयार करूंगा क्वेश्चंस के साथ भी, बस मेरे साथ बने रहो। मैंने आपको बोला आईडीडी के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है, एंड मार्क माई वर्ड्स, सारा पेपर इसी में से ही बनेगा। मैं पिछले पेपर की तो बात नहीं करूंगा, वरना आप सोचेंगे पिछले पेपर के हिसाब से पढ़ा के बोल रहा होगा। तो मैं क्या करूंगा, अभी जो पेपर हमारा होगा ना जून में 25 में, मैं पढ़ाने के बाद ही बैच तो एंड हो जाएगा, जब मैं क्वेश्चंस भी कराऊंगा आपको अच्छे अच्छे, फिर मैं पेपर भी दिखा दूंगा आपको कि देखो जो मैंने पढ़ाया उसमें से पेपर में कितना आया, खाली इंटर का ही नहीं, फाइनल का भी। आप मेरी बात अगर समझोगे, बिलीव करोगे, तो आप जरूर मेरे साथ जुड़ोगे, बहुत सारे बच्चे बिलीव करते जुड़े हुए, है ना। एक तो फ्री में भी क्लास दे रहा हूँ आपको, तो ये आपके लिए काफी प्लस पॉइंट हो सकता है। बट एक बात याद रखना यार, ये जो फ्री का बेनिफिट आप ले रहे हो, प्लीज रिस्पेक्ट दैट। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो रिस्पेक्ट ही नहीं करते, चल यार देख लेंगे, नहीं, बी इन डिसिप्लिन, ऐसे ही लो कि आपने इसको क्लास को परचेस किया और आपको उसको देख कर खत्म करना है। बहुत सारे लोग, मतलब मेरे साथ जो साथी टीचर है, मेरे दोस्त हैं, वो मुझे बोलते हैं कि यार सर हम तो ऐसे फॉर्मेट में पढ़ाते हैं, हम लाइव क्लास लेते हैं फ्री वाली, फिर रिमूव कर देते हैं ताकि बच्चा डिसिप्लिन में रहे। मैंने कहा यार ये तो मैं भी कर सकता हूँ, बट मैं ज्यादा बच्चों तक पहुंच नहीं पाऊंगा उसकी वजह से। मैं चाहता हूँ मैं सब बच्चों तक पहुंचूं, हो सकता है किसी बच्चे का कॉलेज हो सकता है कोई बच्चा अवेलेबल ना हो तो वो भी क्लास ले पाए, बट आई नीड ओनली सीरियस स्टूडेंट्स, समझो आप मेरी बात। जो क्लास की रिस्पेक्ट ना करे वो बच्चे मुझे चाहिए ही नहीं, समझे ना। चलो, आई होप आप मेरी बात समझे होंगे, आप क्लास को बहुत सीरियसली लेंगे, करेंगे, पढ़ेंगे, जो मैं करा रहा हूँ अच्छे से करेंगे। अगली क्लास में मिलते हैं, बाय बाय, सायोनारा, टेक केयर।